हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 के रिजल्ट से रिलेटेड होने वाली है। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा कि कल जो है एम्स ने बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा है तो आप जल्दी से जल्दी उसको जो है चेक कर लीजिए, ठीक है। तो एक मेरिट लिस्ट की जो है पीडीएफ रिलीज की गई है एम्स की तरफ से, जिसमें उन कैंडिडेट्स के नाम हैं जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। साथ ही एम्स ने आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दी है कि आप जो है अपने इंडिविजुअल स्कोर और इंडिविजुअल रैंक जो है, जिनका सपोज मेरिट लिस्ट में नाम नहीं भी है तो वो भी अपना स्कोर और वो भी अपनी रैंक जो है देख सकते हैं पर्सनली लॉग इन करके। और कैसे देखना है, आप मेरी प्रीवियस दोनों वीडियोस देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा ये सारी चीजें जो है कैसे आपको देखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एक बहुत ही मेजर डाउट आ रहा है कि इसके बाद क्या कोई जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज की जाएगी, कोई सेकंड लिस्ट आएगी या थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो एक तो हम उस पर इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरा आपका ये मतलब ऐसा मानना आ रहा है कि इतना हमारा स्कोर है, इतनी रैंक है, तो क्या हमें कोई कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो उस पर भी जो है मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो, आपकी जो मेरिट लिस्ट रिलीज की गई है उसमें ऑलरेडी 4 टाइम्स कैंडिडेट्स हैं टोटल सीट्स के। यानी कि सपोज मैं कह रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सपोज हम लोग मान लेते हैं कि 1000 सीट हैं पूरे एम्स की बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। तो उन्होंने 4000 कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट रिलीज कर दी है, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑलरेडी वो रिलीज कर चुके हैं। तो अब मैं एक चीज पहले ये बता दूं आपको, यहां पर आप देख सकते हो ये प्रोस्पेक्टस है। तो प्रोस्पेक्टस में आप जो ये पॉइंट नंबर डी देख रहे हो जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है, इसमें साफ साफ पहले ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी इसके बारे में कि कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्सेज शैल बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस, 45% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि अब जो मैं बोलूंगा मतलब जिन कैंडिडेट्स के लिए बोलूंगा वो काउंसलिंग के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे, भले ही कितनी भी मेरिट लिस्ट आ जाए या ओपन राउंड हो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपके मिनिमम 50 मार्क्स नहीं है, अगर 50 मार्क्स हैं या फिर उससे ऊपर है, 50 या फिर 50.1, 50.2 ऐसे करके, या 51 या 50 से अबव है, तभी आप एलिजिबल होगे काउंसलिंग के लिए आगे भी अगर कोई लिस्ट आती है या फिर ओपन राउंड में। समझ आ गई बात। अगर 50 से आपके कम है, मतलब 49.99 भी है, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है उसके, तो आप काउंसलिंग के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली आप मतलब खुद ही अंदर से पैनिक होते जाओ कि मेरे तो 49 मार्क्स आए हैं तो मैं क्या पता ओपन राउंड में एलिजिबल होगा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जब साफ साफ यहां पर लिखा गया, ठीक है। तो जिसके जो अनरिजर्व कैटेगरी से है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, अगर उसके मार्क्स 50 से कम है तो वो बाहर समझे अपने आप को काउंसलिंग के पूरे प्रोसीजर से। आपका 1% भी चांस नहीं है सीट मिलने का, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियली पहले से ही प्रोस्पेक्टस में दिया गया। दूसरी चीज ये है कि सपोज अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और अगर आपके 45 से कम मार्क्स हैं, अगर 44.5 भी हैं आपके मार्क्स, तब भी आप किसी राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे, आप एम्स की काउंसलिंग से बाहर हो, आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। 45 से ऊपर है या फिर 45 एग्जैक्टली 45 आपके मार्क्स आए हैं या फिर 45.12, 45.23 इस तरीके से अगर आपके मार्क्स आए हैं, मतलब मिनिमम 45 होने चाहिए, उससे जरा सा भी ऊपर हो तो आप एलिजिबल हो और जरा सा भी नीचे हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो। बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो ये क्राइटेरिया उनके लिए 40 मार्क्स है, 40% यानी कि 100 में से 40 नंबर, ठीक है। तो अगर एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स 40 से कम है, थोड़े से भी कम है, डेसिमल में भी कम होंगे, अगर वो 39.99 भी होते हैं, तब भी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे किसी भी राउंड में, भले कितनी भी मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाए, ठीक है। 40 मिनिमम स्कोर है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। अगर आपका 40 स्कोर मिनिमम है या फिर उससे ऊपर है, तभी आप आगे एलिजिबल हो पाओगे, मतलब आगे एलिजिबल होने के चांसेस हैं। समझ आ गई बात। तो ये अपनी कैटेगरी वाइज देख लें, जिनके जो भी आप जिस कैटेगरी में हो, अगर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो यहाँ पर दे रखे हैं उससे कम आ रहे हैं तो आप जो है
बिल्कुल बाहर है इस काउंसलिंग से, आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे CUET का अगर किसी ने फॉर्म फिल किया है, नीट का फॉर्म फिल करा है, या फिर अपने कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करा है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि मतलब जो है सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, ये कैसे होने वाला है। तो देखो, एक मेरिट लिस्ट कल ऑलरेडी रिलीज हो गई है। उसमें ऑलरेडी मैंने बोला कि 4 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स हैं जितनी आपकी टोटल सीट्स हैं। ठीक है, तो देखो होता ये है, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी, एक ही मेरिट लिस्ट को यूज किया गया था जो फर्स्ट टाइम निकाली थी। सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी, उसमें भी उसी मेरिट लिस्ट को यूज किया गया था, उतने ही कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करा था जो फर्स्ट वाली मेरिट लिस्ट में थे। सेकंड मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर नहीं आई थी और इस ईयर भी नहीं आएगी। ठीक है, मतलब 99.99% नहीं आएगी। वैसे तो होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है कि सपोज अगर सीट्स काफी ज्यादा बच जाती है, तो वो बहुत ही रेयर केस है, 0.01% का केस है कि अगर बहुत ही ज्यादा सीट्स बच गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 टाइम्स कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई तो एडमिशन लेगा ही उसमें। ओके, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, जो आपकी कल मेरिट लिस्ट आई है वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उस काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा जो सीट्स बचेंगी सेकंड राउंड के लिए, उसमें भी उसी मेरिट लिस्ट के जो कैंडिडेट्स बचे हुए रह जाएंगे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाई होगी, वो फिर से पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड में, तो वही वाली मेरिट लिस्ट आपकी यूज होगी। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड राउंड के बाद क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा सीट्स बच जाएंगी तब आपका कोई थर्ड राउंड कराया जाएगा। वरना जो है क्या होगा कि थर्ड राउंड ना कराते हुए सेकंड राउंड के बाद सीधे एक ओपन राउंड करवा दिया जाता है। ठीक है, अब ओपन राउंड की काउंसलिंग की जो वो होती है, एलिजिबिलिटी होती है ओपन राउंड की काउंसलिंग की, वो ये होती है कि ओपन राउंड में कोई भी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, भले ही आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में ना आया हो। ठीक है, मतलब सपोज आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं भी है, तब भी आप एलिजिबल होगे ओपन राउंड की काउंसलिंग के लिए। ओपन राउंड की एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपने जो है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दिया हो। ठीक है, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग था, लेकिन इस ईयर क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज आया है। वो ये है कि जो ग्रीन कलर का मार्क यहां पर लिखा हुआ है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आपके ऊपर होनी चाहिए आपकी अपनी कैटेगरी में, और इसके बावजूद भी अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है तो इन दैट केस जो है आप एलिजिबल हो पाओगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, मतलब ये जो है, ये जो ग्रीन कलर के मार्क में ये जो क्राइटेरिया लिखा है, इस क्राइटेरिया को तो फुलफिल आपने करना ही करना है, भले ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना हो और उसके बाद भी अगर आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, और वो उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिनकी कल मेरिट लिस्ट इश्यू हो चुकी है। उसके बाद कोई मेरिट लिस्ट नहीं रिलीज की जाएगी। बस ओपन राउंड में उनको चांस मिलेगा जो मतलब एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं और ये वाला जो क्राइटेरिया है जो ग्रीन कलर के मार्क में लिखा हुआ है, इसको फुलफिल करते हैं और उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, वो लोग एलिजिबल हो पाएंगे ओपन राउंड की काउंसलिंग में। बाकी इसके अलावा कोई भी अदर मेरिट लिस्ट यहां पर रिलीज नहीं की जाएगी, ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अदर मेरिट लिस्ट नहीं रिलीज होगी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, और ये इस काउंसलिंग में से वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका कल लिस्ट में नाम आ चुका है। उसके बाद एक ओपन राउंड करवाया जाएगा, उस ओपन राउंड में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं भी है, लेकिन शर्त यह है कि उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया यहां पर ग्रीन कलर के मार्क में लिखा हुआ है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। और उसके बाद जो है लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, ओपन राउंड में भी 10 या 15 सीट्स बच गई थी, तो उसके लिए इन्होंने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड करवाया था, तो उसमें भी जो है सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो सभी के लिए वैलिड है, वो अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई होगी अच्छे से बात कि ओपन राउंड में वो सभी कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, जो कल मेरिट लिस्ट रिलीज की गई है एम्स की तरफ से, लेकिन वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन दैट केस मतलब क्या होना चाहिए, आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, बस ये आपके लिए शर्त यहां पर रखी जाएगी। ठीक है, तो ये साफ साफ आपको समझ आ गया होगा कि ये जो कैटेगरीज में यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45% और SC ST के लिए 40%, अगर आपके
इससे नीचे मार्क्स हैं आपकी खुद की कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, ओपन राउंड के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, एक बार मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, ओपन राउंड के लिए वो कैंडिडेट्स पे एलिजिबल हो पाएंगे जिनका नाम कल वाली मेरिट लिस्ट में नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया बस ये है कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जो है उसका क्राइटेरिया जो है फुलफिल होना चाहिए, उससे कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। उसी केस में आप ओपन राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, एक ही मेरिट लिस्ट रहेगी और ओपन राउंड में सबको चांस दिया जाएगा जिसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं भी है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। बाकी काउंसलिंग का आगे कैसे प्रोसीजर होना है वो सारी चीजें जो है मैं आपको आगे जो है अपकमिंग वीडियोस में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो आप जब समझ जाओगे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे रिलेटेड आगे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। किसी का कोई पर्सनल डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ये ना पूछे कि मेरा इस रैंक पर जो है वो सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। ठीक है, और कोई डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।